हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सान्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सान्या है और आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री सेमेस्टर 2, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 4 नेचर ऑफ स्टेट एंड इट्स अपैरेटस का जो हमारा टॉपिक था, सेकेंड हाफ टॉपिक अपैरेटस ऑफ गवर्नेंस, उसका जो हमारा सी पॉइंट एंड डी पॉइंट है, यानी इक्तदार अंडर द दिल्ली सल्तनत एंड जो लास्ट टॉपिक है मनसबदार अंडर द मुगल्स, इस टॉपिक को आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने द पर्शियन सत्राप्स और मंदारिन्स ऑफ इंपेरियल चाइना के बारे में समझा था। आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो ज़रूर देखना। नाउ अब हम पढ़ते हैं इक्तदार अंडर द दिल्ली सल्तनत के बारे में। ओके, नाउ जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको कि कोई भी एम्पायर है या कोई भी किंगडम है तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ठीक है, उस एम्पायर को या किंगडम को चलाने के लिए अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं होगा तो फिर वो एम्पायर भी नहीं चल पाएगा, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके लिए ये जो 4 इंपॉर्टेंट आपको बताए गए हैं, पर्शियन सत्राप्स के बारे में, इंपेरियल चाइना के, मंदारिन्स के बारे में, इक्तदार्स के बारे में और मनसबदार्स के बारे में, तो ये आपको क्या बताता है, उस समय का स्ट्रक्चर बताता है कि कैसे वो लोग जो है अपने एम्पायर में, अपने किंगडम में रूल करते थे, किस तरीके से कंट्रोल करके चलते थे, कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते थे। तो उससे हमें इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, जो हमारा चैप्टर है नेचर ऑफ स्टेट एंड इट्स अपैरेटस, तो हमारा जो पहला जो टॉपिक था नेचर ऑफ स्टेट, वो तो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने देखा भाई स्टेट कैसे हुआ करते थे। ठीक है, इंडिया में स्टेट कैसे होते थे, यूरोप में कैसे स्टेट होते थे, तो वो फर्स्ट हमारा फेस था हमारे चैप्टर का ना। सेकेंड जो फेस है वो है स्टेट एंड इट्स अपैरेटस। स्टेट देख लिया हमने कैसे हुआ करते थे ना, अब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्टेट में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, तो वो जो फेस है वो दूसरा फेस है हमारे चैप्टर का। ठीक है, तो उसमें हम क्या समझ रहे हैं, उसमें हम समझ रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है एडमिनिस्ट्रेशन का हर एक स्टेट में, तो अलग अलग हम देख रहे हैं। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं इक्तदार्स के बारे में, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंडर में हुआ करते थे। तो 4 मार्क्स का टॉपिक याद करते हैं, समझते हैं। लिटरली द टर्म इक्ता मीन्स अ पार्ट। ये जो टर्म है इक्ता, इक्ता का माने क्या होता है, इक्ता का मतलब होता है पार्ट, हिस्सा। ठीक है, मान लो ये कोई बड़ी सी चीज़ है होल, और इसका एक टुकड़ा, एक हिस्सा हम अगर इसको काट दे तो इसका एक हिस्सा जो बचेगा उसको बोलेंगे पार्ट, है ना। तो इक्ता का मतलब होता है पार्ट यानी हिस्सा। बट इन रियलिटी दिस वॉज एन असाइनमेंट ऑफ लैंड अंडर द दिल्ली सल्तनत। लेकिन ये जो इक्तदार हम दिल्ली सल्तनत का पढ़ रही है, इसका मायने क्या है, इक्ता का मायने यहाँ पे अलग है। ऐसे तो इक्ता का मतलब होता है पार्ट, हिस्सा, लेकिन यहाँ पे इक्ता का मायने है असाइनमेंट ऑफ लैंड, यानी कि जमीन का हिस्सा। ठीक है, मान लो कोई बहुत बड़ी जमीन है, उसका एक हिस्सा, तो उसको बोलेंगे इक्ता, असाइनमेंट ऑफ लैंड अंडर द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंडर में इक्ता का मायने था असाइनमेंट ऑफ लैंड। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ लैंड इसका मायने। द होल्डर्स ऑफ द इक्ता वर कॉल्ड इक्तदार्स और मुक्तीज। जो होल्डर्स होते थे इक्ता के, यानी वो जो लैंड है उसको होल्ड करने वाले को क्या बोला जाता था, इक्तदार्स बोला जाता था या मुक्तीज बोला जाता था। तो हम पढ़ रहे हैं ना इक्तदार्स अंडर द दिल्ली सल्तनत, मीन्स जो इक्ता है उसके जो होल्डर है, उसको जो संभाल रहे हैं उस जगह को, तो उन्हें इक्तदार्स या मुक्तीस कहा जाता है। ठीक है, द इक्तदार्स कॉन्स्टिट्यूटेड द रूलिंग क्लास अंडर द दिल्ली सल्तनत, द सल्तनत ऑफ दिल्ली। द इक्तदार्स कॉन्स्टिट्यूटेड द रूलिंग क्लास अंडर द सल्तनत ऑफ दिल्ली। तो ये जो इक्तदार्स होते थे ये कौन होते थे, ये रूलिंग क्लास होते थे। दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में ये इक्तदार्स कौन होते थे, रूलिंग क्लास होते थे। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इक्ता वॉज प्रेवलेंट इन द इस्लामिक वर्ल्ड एंड फ्रॉम देयर इट वॉज इम्पोर्टेड टू इंडिया बाय म्यूजुद्दीन यानी मोहम्मद गौरी। तो ये जो इंस्टीट्यूशन था इक्तदार्स का, ये जो इक्ता जो सिस्टम था ना, ये कहाँ से आया था, ये इस्लामिक वर्ल्ड से लाया गया था। ठीक है, मतलब इस्लामिक वर्ल्ड का ये कॉन्सेप्ट है इक्ता। ठीक है, और इसको फिर इंडिया में कैसे लाया गया, तो इंडिया में इसे मोहम्मद गौरी के द्वारा लाया गया। ठीक है, द कनकर्ड टेरिटरीज वर डिवाइडेड इनटू सेवरल इक्तास अमंग द कमांडर्स। तो ये जो कनकर्ड टेरिटरीज होती थी, जैसे हमने पर्शियन सत्राप्स में पढ़ा था कि बहुत बड़ा एम्पायर है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ा एम्पायर है। ठीक है, उसे क्या किया, कनकर किया गया राजा के द्वारा। अब कनकर्ड कर लिया तो जो ये इतनी बड़ी टेरिटरी है उसको एक अकेला इंसान नहीं संभाल सकता, है ना। तो उसके लिए वो लोग क्या किए, उन्होंने जो टेरिटरीज थी, मतलब ये जो इतनी बड़ी जो टेरिटरी है उसको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे हिस्सों में। उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कोई बहुत बड़ा आपके पास कोई चीज़ है, उसको छोटे में डिवाइड कर दोगे तो फिर वो काम करने में आसान हो जाता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। तो ये जो छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, अलग अलग लैंड में बांट दिया, इसी को क्या बोला गया है, इक्तास कहा गया है। सेवरल इक्तास किस में बांट दिया, कमांडर्स को बांट दिया। कमांडर्स मीन्स यही इक्तदार्स और मुक्तीस को बांट दिया गया। ठीक है, हर एक जो है इक्ताज में, हर एक जगह पर एक जो है इक्तदार बिठा दिया जाता था और वो क्या करेगा, फिर वहाँ रूल करेगा। ठीक पर्शियन सत्राप की तरह, जैसा हमने समझा ना
कि बड़ा सा एम्पायर है, उसको डिवाइड कर दिया 20 प्रोविंसेस में, वहाँ हर एक इसको बिठा दिया, सत्राप को बिठा दिया, वो क्या करेगा, उसको संभालेगा उस जगह को, है ना। तो इससे पूरा जो है इस तरीके से हर एक जगह संभलती रहेगी और इस तरीके से पूरा एम्पायर ढंग से चल पाएगा। ठीक वैसे यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है कि बहुत बड़ी टेरिटरी है, उसको डिवाइड कर दिया छोटी छोटी जगहों में। अब वो जो छोटी जगहों में डिवाइड कर दिया उसे बोला इक्ताज। ठीक है, ये जो इक्ताज है यहाँ पे बिठा दिया इक्तदार्स को। अब हर एक इक्ता में बिठा दिया इक्तदार, तो इस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, वहाँ चलाएंगे, सब कुछ ठीक ठाक करेंगे। तो इस तरीके से पूरा जो उनका जगह है वो क्या होगा, संभल जाएगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट हो जाएगा, सिंपल। द कमांडर्स मेंटेन देमसेल्फ एंड देयर ट्रूप्स बाय प्लंडर एंड कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द इक्ताज असाइन्ड टू देम। अब ये जो कमांडर्स है, मीन्स ये जो इक्तदार्स है, ये जो मुफ्तीज है, ये अपने आप को कैसे मेंटेन करेंगे। देखो, अब उन्हें जो लैंड मिला है, जो ज़मीन मिली है जिसमें उन्हें कंट्रोल करना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ जाएंगे और बैठ जाएंगे, काम खत्म। उन्हें उस जगह को एडमिनिस्ट्रेट करना है अच्छे से, है ना। तो उसको वो करने के लिए पैसा भी चाहिए, है ना। तो वो कहाँ से आएगा, तो वो अपने आप को मेंटेन करते थे, अपने ट्रूप्स को भी उन्हें मेंटेन करना पड़ता था, आर्मी को मेंटेन करना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि कभी भी वॉर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर राजा को क्या चाहिए भाई, तो उसके लिए राजा को चाहिए ट्रूप्स, यानी कि आर्मी चाहिए लड़ने के लिए। तो वो ट्रूप्स को भी उन्हें मेंटेन करना पड़ता था, इक्तदार्स को, और साथ ही साथ अपने आप को भी मेंटेन करना पड़ता था। तो वो करते कैसे थे इस काम को, वो करते थे बाय प्लंडर। प्लंडर मीन्स लूटपाट करके, किसी दूसरी जगह पे जाके लूटपाट मचा दी, लूटपाट करके, या फिर जो इक्ताज उन्हें मिले हैं, वो जो लैंड उन्हें ज़मीन मिली है जिसमें उन्हें एडमिनिस्ट्रेट करना है, तो वहीं पे वो क्या करते थे, लोगों से मनी कलेक्ट करते थे। विद द सल्तनत फर्मली स्टैब्लिश द इक्तदास एंजॉयड द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पे देखो, दिल्ली सल्तनत ने जो है अधिकार दिए हुए हैं इक्तदार्स को। इक्तदार्स कौन, जो लैंड को होल्ड करता है, इक्ता को होल्ड करता है ना। तो उनके पास राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये जगह है और यहाँ पे इक्तदार है। ठीक है, इस इक्तदार के पास अधिकार है कि ये यहाँ के जितने भी लोग हैं उनसे टैक्सेस कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, यानी पैसा कलेक्ट कर सकता है। ये अधिकार उन्हें इसलिए दिया जाता है ताकि वो क्या कर सके, जो इक्ता उन्होंने होल्ड किया हुआ है, यानी जो ज़मीन उन्होंने होल्ड की हुई है, उसको वो मेंटेन कर सके। ठीक है, तो मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, थ्रू कलेक्ट टैक्सेस। ठीक है, टैक्सेस कलेक्ट करके। आउट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द इक्तदार्स दे वर टू मेंटेन देमसेल्व्स। तो देखो, उन्हें जो राइट टू कलेक्ट टैक्सेस दिया गया है दिल्ली सल्तनत के द्वारा, कि उनके पास अधिकार है वो टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, तो ये अधिकार जो दिया है राजा ने, वो ऐसे ही थोड़ी दे दिया है। ठीक है, इन पैसों का करेंगे क्या इक्तदार्स। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि भाई राजा को बहुत अच्छा लग रहा है कि उन लोगों को पैसा मिले और उससे वो इंजॉय करेंगे, नहीं। इंजॉय वो कैसे करेंगे, इंजॉय नहीं करना उन्हें करना है अपने आप को मेंटेन खुद को कैसे करना है, मेंटेन ऐसे करना है कि जो इक्ता उन्हें मिला है, जो ज़मीन उन्हें मिली है, उसमें जो लोग हैं, तो वहाँ उन्हें एडमिनिस्ट्रेट करना है, सब कुछ देखभाल करना है, मेंटेन करके चलना है। तो इक्ता जो उन्हें मिला है, जो लैंड उन्हें मिला है, उस ज़मीन को उन्हें कंट्रोल करना है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। ठीक है, अलग अलग काम होते हैं हर जगह, है ना। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, पैसा कलेक्ट करेंगे टैक्स के फॉर्म में, एंड देन उसके बाद उसी से फिर अपना काम चलाएंगे। इसके लिए अलग से उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, वो टैक्सेस कलेक्ट करके ही अपना काम करेंगे। अगेंस्ट दिस इक्तदास वर टू परफॉर्म सर्टेन ऑब्लिगेशंस टू द किंग। नाउ अब देखो, यहाँ पे राजा ने क्या किया, राजा ने लैंड दे दिया। ठीक है, अपना लैंड दिया उन्हें कंट्रोल करने के लिए, साथ में उन्हें राइट भी दे दिया टू कलेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सब कुछ दे दिया, ऐसे ही थोड़ी ना दे दिया होगा, कुछ तो इन्हें भी राजा को बदले में देना पड़ेगा ना, इक्तदार्स को। तो ये क्या करते हैं इक्तदार्स को कुछ ड्यूटीज़ निभानी पड़ती है। ऑब्लिगेशन का माने ड्यूटी। ठीक है, तो राजा के लिए उसे कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है। तो वो ड्यूटीज़ क्या है, तो देखो, 2 ड्यूटीज़ के बारे में हम बात करेंगे, ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल देखो, ड्यूटी क्या है उनकी, दे वर मेंटेन ट्रूप्स एंड टू प्रेजेंट दैम टू द सुल्तान व्हेन आस्क्ड फॉर। उन्हें जो है ट्रूप्स मेंटेन करके चलना पड़ता है, यानी आर्मी मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, हमेशा उनकी आर्मी क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए, ताकि जब भी सुल्तान यानी जब भी राजा मांगेगा आर्मी के लिए, तब वो उन्हें दे सके आर्मी। ठीक है, राजा को, क्योंकि कभी भी वॉर स्टार्ट हो सकता है, तो वॉर के लिए आर्मी की ज़रूरत है। राजा अकेले नहीं लड़ सकता, उसे आर्मी चाहिए। तो आर्मी कहाँ से आएगी, तो आर्मी कौन मेंटेन करता है, ये इक्तदार्स लोग। ठीक है, इक्तदार्स को हमेशा आर्मी मेंटेन करके चलना पड़ता है। थर्ड, एन इक्तदार वॉज अ रेवेन्यू कलेक्टर एंड आर्मी पे मास्टर रोल्ड इनटू वन। तो इससे हमें क्या समझ आता है, इक्तदार्स सबसे पहले तो रेवेन्यू कलेक्टर होते हैं, यानी जो ज़मीन उन्होंने होल्ड की हुई है, जो इक्ता उन्हें मिला है, जो लैंड उन्हें मिला है राजा के थ्रू, वहाँ पे उन्हें क्या करना पड़ता है, टैक्सेस कलेक्ट करना पड़ता है। तो वो क्या हुए, टैक्स कलेक्टर हुए, रेवेन्यू कलेक्टर, है ना। और साथ ही साथ
उन्हें जो है क्या करना पड़ता है, आर्मी को भी मेंटेन करना पड़ता है। आर्मी को मेंटेन कैसे करेंगे, तो वही कि आर्मी को भी पैसा देना पड़ेगा उन्हें, ठीक है, जिससे कि आर्मी अपने आप को मेंटेन कर सके। द इक्ता सिस्टम अंडरवेंट चेंजेस थ्रू आउट द सल्तनत पीरियड। ना ये जो इक्ता सिस्टम था ना, ये जब सल्तनत पीरियड ख़त्म हुआ, या आप देख सकते हो धीरे धीरे इसमें चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। तो ये हमेशा के लिए नहीं रहा, ये जो इक्तदार वाला सिस्टम है ये दिल्ली सल्तनत के समय में ही था। द चेंज कंसर्न ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कंट्रोलिंग पावर ऑफ द सुल्तान्स ओवर द इक्तदार्स। इसमें चेंजेस क्यों किए गए, देखो ग्रेजुअली इसमें चेंजेस हुए, बाद में जाके इस सिस्टम के लिए चेंजेस हुए, वो इसलिए हुए ताकि सुल्तान्स क्या कर सके, इक्तदार्स की जो ओवर कंट्रोलिंग पावर है उसको सप्रेस कर सके। ऐसा ना हो कि इक्तदार्स क्या हो जाए, ऑल पावरफुल हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए चेंजेस भी लाए गए। देखो राजा हमेशा चेक एंड बैलेंस करके रखता था, ठीक है, चेक एंड कंट्रोल नेसेसरी है राजा को करना इक्तदार्स के ऊपर, वरना इक्तदार्स क्या होंगे, इक्तदार्स को ज़मीन मिली हुई है, इक्तदार्स को अधिकार मिला हुआ है कि वो टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं, है ना, और उनके पास ये भी है कि वो आर्मी को भी क्या कर सकते हैं, मेंटेन करके चल सकते हैं। तो कोई ऐसा ना हो कि उनके पास ये सब कुछ है, पैसा भी है, आर्मी भी है और ज़मीन भी है, तो ऐसा ना हो कि राजा के ही वो जो है अगेंस्ट हो जाए और राजा के अगेंस्ट ही वॉर स्टार्ट कर दे, है ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो वो सब नहीं होगा, उसके लिए सुल्तान जो है, जो राजा है, वो क्या करता है, हमेशा चेक एंड कंट्रोल करके रखता है। और ये जो इक्तदार है इनको भी चेंज किया जाता है टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं कि हमेशा ही इक्तदार बना दिया किसी को तो वो हमेशा के लिए वहाँ का रह जाएगा, परमानेंट नहीं, ठीक है। और बाकी जैसे इक्तदार का बेटा हुआ, ठीक है, तो क्या वो भी इक्तदार ही बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इक्तदार का जो फैमिली मेम्बर्स है उन्हें नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी। नाउ आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन होता था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मनसबदार्स अंडर द मुगल्स। अब हम मुगल्स के टाइम पीरियड में जाते हैं और देखते हैं कि इनका कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ठीक है। देखो, द मनसबदारी सिस्टम वॉज द क्रिएशन ऑफ द मुगल एम्परर अकबर दी ग्रेट। ये जो मनसबदारी सिस्टम है ये किसका क्रिएशन है, कौन लाया मनसबदारी सिस्टम को मुगल्स के टाइम पीरियड में, तो ये थे मुगल एम्परर अकबर दी ग्रेट। तो जो अकबर है उन्होंने ये मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। In fact, one of his achievements in the realm of Mughal administration was the creation of the tradition of Mughal imperial service. One of his achievements means अकबर के जो भी जितने भी अचीवमेंट्स हैं उनमें से ये एक अचीवमेंट है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का अचीवमेंट, जिसमें इन्होंने क्रिएशन किया था किस चीज़ का, मुगल इम्पीरियल सर्विस का, ठीक है। तो मुगल इम्पीरियल सर्विस जो है, ये जो इसका ट्रेडिशन है, ये अकबर द ग्रेट लाए, जो कि इनके वन ऑफ द अचीवमेंट में से एक है। द रूलिंग क्लास थर्स क्रिएटेड केम टू बी नोन एज द मनसबदार्स। तो जो रूलिंग क्लास थी वो क्या हुई, मनसबदार्स हुई, यानी जो रूलिंग क्लास है, जो राजा के लोग हैं ना, मुगल्स जो है, उन्हें मनसबदार्स कहाँ जाने लगा, उन्हें मनसबदार्स का टाइटल दिया गया, ठीक है। अब इनका काम क्या था वो भी देखेंगे। हर कोई मनसबदार नहीं था, लेकिन जिनको दिया जाता था ये उनको अपॉइंट किया जाता था, ठीक है, वो मनसबदार्स होते थे। तो मनसबदार्स जो होते थे वो किसी नॉर्मल फैमिली से नहीं होते थे। जैसे चाइना में हम देख रहे हैं कि इम्पीरियल चाइना में जो उनको मिलता था रैंक, किसका, उनको जो रैंक मिलता था मंदारिन्स का। तो ये जो मंदारिन्स होते थे ये ज़रूरी नहीं कि रूलिंग क्लास से, नॉबिलिटी से ही हो, वो कोई भी हो सकता है, बस उसे अपनी जो है एजुकेशन और अपनी इंडिविजुअल स्किल को दिखाना होता था थ्रू एग्जामिनेशंस, तो उन्हें मिल जाता था, अब वो चाहे रूलिंग क्लास हो या नॉर्मल पीपल हो। लेकिन यहाँ मनसबदार्स कौन बनते थे, मनसबदार्स यहाँ पे रूलिंग क्लास ही बनती थी। अकबर रियलाइज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दैट फॉर एफिशिएंट गवर्नेंस ऑफ द वास्ट मुगल एम्पायर इट वॉज नेसेसरी टू कंसोलिडेट द मुगल नोबिलिटी एंड द मिलिट्री पर्सनल इनटू अ कंपोजिट क्लास। अकबर शुरुआत से ही पहचान चुके थे, जान चुके थे कि अगर अच्छे से गवर्नेंस करना है इतने बड़े मुगल एम्पायर को, अब एम्पायर छोटा नहीं था, उनका बहुत बड़ा एम्पायर था, तो उसमें अच्छे से कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी क्या है कि मुगल नोबिलिटी और जो मिलिट्री पर्सनल है उन सबको एक ही क्लास में, कंपोजिट क्लास मीन्स एक ही साथ रखा जाए, ठीक है, ये अलग ना हो। जो मुगल नोबिलिटी है, जो राजा का जो है शासन है, और जो मिलिट्री है, ठीक है, जो क्या करेंगी, आपका युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे, आर्मी जो होती है बेसिकली, तो इन सबको एक क्लास में रखना है, ठीक है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पावरफुल। तो ये दोनों साथ रहेंगे तभी एम्पायर है उसको, तभी हम अच्छे से गवर्नेंस यानी कि एडमिनिस्ट्रेट कर पाएंगे, ठीक है, अगर ये दोनों साथ में होंगे तो, क्योंकि दे आर वेरी पावरफुल।
It should be remembered that the mansabdars performed all sorts of the administrative functions except judicial. देखो जो मनसबदार्स बनते थे ना, जो मनसबदार्स होते थे, उन्हें हर टाइप का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता था, ठीक है, एक्सेप्ट जुडिशियल. जुडिशियल मीन्स जजमेंट करना. तो जो जजिंग करने का काम था वो राजा का होता था. बाकी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते थे वो सब मनसबदार्स के होते थे. द मनसबदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर इन 1577. ये जो मनसबदारी सिस्टम है ये अकबर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया कब? 1577 में. अंडर द सिस्टम एन ऑफिसर मनसबदार वॉज अवॉर्डेड अ रैंक मनसब. ठीक है, इस सिस्टम के अंडर क्या होता था? एक ऑफिसर होता था. ये जो ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं इसी का नाम है मनसबदार. ठीक है, मनसबदार यानी ऑफिसर जिसको एक रैंक मिलता था. किसका रैंक मिलता था? मनसब का रैंक. ये मनसब का रैंक उसे मिलता था और वो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करते थे. फॉर एग्जाम्पल, अब ये रैंक भी अलग अलग तरीके के होते थे. जैसे रैंक ऑफ 1,000, पंच हजारी. देखो यहाँ लिखा हुआ है 1,000 मनसबदार और पंच हजारी मनसबदार. यानी जिसका सबसे ज़्यादा रैंक होगा उसे सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे. ठीक है, पावर भी ज़्यादा होगी, रैंक जिसका ज़्यादा होगा. 1,000, पंच हजारी, इस तरीके से रैंक्स मिलते थे. द मनसबदार्स रिसीव देयर सैलरी इन कैश फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी. मनसबदार्स को कोई टैक्सेस कलेक्ट नहीं करने पड़ते थे जैसा कि यहाँ पे इक्तदार्स करते थे, है ना. इक्तदार्स को सैलरी नहीं मिलती थी, उन्हें सीधा टैक्सेस कलेक्ट करने को बोल दिया जाता था और वो लोग अपना टैक्सेस कलेक्ट करते थे. उसी से एडमिनिस्ट्रेट भी करते थे, उसी से अपनी सैलरी भी निकाल लिया करते होंगे और साथ ही साथ जो है सब कुछ किया करते थे. लेकिन यहाँ पे मनसबदार्स को ये राइट नहीं था कि वो कलेक्ट करे टैक्सेस. उन्हें यहाँ पे क्या था? सैलरी मिलती थी. उन्हें राजा के द्वारा रॉयल ट्रेजरी में से सैलरी दी जाती थी. ठीक है, जिसका ज़्यादा रैंक होगा उसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी. द मनसबदार्स हु वर असाइंड जागीर इंस्टेड ऑफ कैश सैलरी फ्रॉम द ट्रेजरी वर कॉल्ड जागीरदार्स. अब जिन मनसबदार्स को जागीर दिया जाता था, जागीर का माने होता है लैंड, ज़मीन. जिन मनसबदार्स को ज़मीन दी जाती थी इंस्टेड ऑफ कैश, मतलब उन्हें पैसा नहीं देते थे, उन्हें ज़मीन दे दिया करते थे एज अ सैलरी, तो उन्हें क्या बोला जाता था? उन मनसबदार्स को, उन मनसबदार्स को जागीरदार्स बोला जाता था. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब अ क्राइसिस स्टार्टेड डेवलप्ड इन द एंटायर सिस्टम. तो जब औरंगजेब का डेथ हो गया, ठीक है, मुगल्स में औरंगजेब की डेथ हो गई, तो उसके बाद फिर ये जो सिस्टम था ये बंद हो गया. मतलब ये जो क्राइसिस आपको देखने को मिला जिसकी वजह से ये जो सिस्टम था ये एंड हो गया. ठीक है, तो आप जागीरदार्स को मनसबदार्स बोल सकते हो, लेकिन हर मनसबदार जागीरदार नहीं होता, ये ध्यान रखना. क्यों? क्योंकि जागीरदार वही होगा जिसे जागीर मिलेगा, मीन्स लैंड मिलेगा इंस्टेड ऑफ कैश सैलरी. ठीक है, सो आई होप दोस्तों आपको ये मनसबदार्स भी समझ आया होगा. दोस्तों अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और यहाँ पर आप सभी खुश हो जाए बिकॉज ये चैप्टर पूरा एंड हो गया है. यहाँ पे अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट. सो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.